हेलो बच्चों, चलिए चैम के थर्ड सेशन के प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं और लेट्स गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन विच सेज ए जो एक सेट है एंड x इज़ नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, ये दे रखा है और फिर उसने एक फंक्शन f डिफाइन किया है a से लेके r तक सच दैट f(x) इज इक्वल्स टू 2x अपॉन x माइनस 1। तो जब उसने ये बोला है कि a इसका डोमेन है, x रियल है, ठीक है, रियल वैल्यूज़, और उसमें से हमने इंटीजर्स हटा दिया तो ऑफकोर्स 1 भी हट गया होगा। उसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपरली डिफाइंड है, ठीक है। देन फंक्शन f इज़ इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, इस तरह की बात कर रहा है। अगर ये लीनियर अपॉन लीनियर है तो इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मेरे को कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर बता सकते हैं। दिस विल बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होगा कि एक तो वर्टिकल एसिम्पटोट आएगा और एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आएगा, ऐसे करके। तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। अब वर्टिकल एसिम्पटोट की वजह से तो डोमेन में से एक चीज़ निकल जाएगी, मतलब एक वैल्यू निकल जाएगा, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की वजह से रेंज में से एक वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे तो और भी वैल्यू निकलेगा, मतलब अगर ये नहीं भी लिखता, केवल ये 1 के लिए मना करता, तो भी ये फंक्शन इनटू ही होता, क्योंकि रेंज इसका आता ही नहीं। क्योंकि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ये वाले y की वैल्यू कभी मिलेगी नहीं। तो अगर कभी नहीं मिलेगी तो ये इनटू हो गया। यहाँ तो इसने x की इनफाइनाइट वैल्यूज़ को छोड़ दिया, जैसे उसने 1 को छोड़ दिया, फिर 2 को भी छोड़ दिया, तो ये वाला वैल्यू भी रेंज में नहीं आएगा। फिर 3 को भी छोड़ दिया, फिर ये वाला वैल्यू भी रेंज में नहीं आएगा। तो ऐसे करके इनफाइनाइट वैल्यूज़ रेंज में नहीं आएगा, तो इट विल बी एन इनटू फंक्शन। पहला चीज़ तो हमारा ये हो गया। दूसरा, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, वो इस ग्राफ को एक बार से ज़्यादा कट नहीं कर सकता। कहीं पे भी खींचो, ठीक है, कहीं पे भी खींचो, इट विल इंटरसेक्ट मैक्सिमम वंस। तो उसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन 1 1 तो है, तो 1 1 प्लस इनटू 1 1 मतलब इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव मतलब ए ऑप्शन। तो आंसर इसका क्या हो गया? ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f डिफाइन फ्रॉम r to r be a function such that f(x) is equals to x cube plus x square f dash 1 plus f double dash 2 times x plus f triple dash 3 देन f ऑफ 2 है। बेसिकली एक अननोन टाइप फंक्शन है, तो इसको x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लिया, और जिसमें ये f(x) है, तो f डैश x कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। सिंपल सॉल्व करने वाला इक्वेशन है। f डबल डैश x विल बी 6x प्लस 2a एंड f ट्रिपल डैश x बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो सबसे पहले c कितना है? अगर इसमें मैंने x बराबर 3 रखा तो f ट्रिपल डैश 3 विल बी 6 बराबर c की वैल्यू तो ये आ गई, पहली चीज़। फिर f डबल डैश 2, ये किसकी वैल्यू है? b की। तो अब अगर मैंने x बराबर 2 रखा तो ये f डबल डैश 2 आ जाएगा, विच इज़ नथिंग बट b, विच इज़ ये हो जाएगा 12 प्लस 2a। एक रिलेशन हमारा ये आ गया। फिर f डैश के लिए, इसके लिए x बराबर इसमें 1 रखा, तो f डैश 1 को ही हमने a बोला है, तो a इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2a प्लस b। तो दोनों तरफ से एक a कम हो गया, तो a प्लस b प्लस 3 बराबर 0। a और b में एक ये रिलेशन आ गया, तो b को अगर मैं यहाँ उठा के रख दूँ तो a प्लस b की जगह रख सकते हैं 12 प्लस 2a प्लस 3 बराबर 0, तो 3a बराबर -15 और a बराबर -5। तो फाइनली हमारा जो फंक्शन f(x) है वो आ गया x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी आ गई? अगर a का वैल्यू -5 रखा तो यहाँ से b बराबर 2 आ जाएगा, तो प्लस 2x, और c की वैल्यू तो 6 हो गया। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? f ऑफ 2, तो 2 रख दो, तो 8 माइनस 20 प्लस
4 + 6, इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा -2 और -2 हमारा सी ऑप्शन है, तो आंसर कितना हो गया? सी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई ऐसा दिमाग खर्च नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट सेज f इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 से लेके r तक बी ए फंक्शन सच दैट f(x) इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ -mod(x) -√1 - x²। तो देखो इस तरह के ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, y बराबर इसका ग्राफ बनाओ, y बराबर इसका ग्राफ बनाओ, और जो भी ऊपर वाला एनवेलप हो उसको ले लिया, तो -mod(x) ऐसे आएगा ऑफ कोर्स, और ये सेमी सर्कल आएगा। अगर इसको मैं स्क्वायरिंग कर दूँ तो x² + y² बराबर 1 आ गया, विच इज़ ए कंप्लीट सर्कल। बट y बराबर -√ऑफ लिखा है, तो रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, तो -√ हमेशा नेगेटिव होगा, तो उस सर्कल का इतना पोर्शन हमने रख लिया। ठीक है, अब इस मैक्स का रोल क्या आएगा? मैक्सिमम का मतलब क्या है कि ये ले लो, ऐसे करके, ये हमारा फंक्शन हो गया। तो अब इसने क्या बोला है? एट विच f इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब देखो -1 और 1 पे इसने ओपन लगा दिया है, तो इन पॉइंट को तो इसने छोड़ दिया है, अदरवाइज तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होता क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट आता। तो एक पॉइंट तो ये आ गया जहाँ पे स्लोप सडनली चेंज हो गया, पहले स्लोप ये है, बाद में स्लोप ये हो गया। एक पॉइंट ऑफ कोर्स ऑरिजिन आ गया, तीसरा पॉइंट ये आ गया, तो दे आर 3 कॉर्नर्स, तो मतलब 3 एलिमेंट्स है, तो आंसर हमारा कितना हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f of kx is equals to 1/k sin kx plus cos kx for k is equals to 1 2 3 4, then the value of f of 4x minus f of 6x, इसकी वैल्यू पूछिए। तो देखो मेथड 1 तो हमारा हो गया शॉर्टकट, ठीक है, और ऐसे शॉर्टकट हमें एग्जाम में लगाने भी चाहिए, क्यों टाइम वेस्ट करें। चारों जो आंसर आ रहा है ये, ठीक है, ये 4 और 6 लिखने का मतलब तो क्या है कि इसने k की वैल्यू 4 और 6 रखी है। चारों जो आंसर आ रहा है उसमें कहीं पे भी x नहीं है, x नहीं है, इस बात का मतलब क्या है कि x से कोई लेने देने नहीं है, तो x में कुछ भी रख सकता हूँ। तो मान लिया मैंने x बराबर 0 रख दिया, ठीक है, तो f ऑफ k 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, 1/k हो गया। तो f4 का मतलब क्या है? 1/4, 1/6, तो 2/24, 1/12, तो ए आंसर आ गया। ये ठीक है, ऐसा करने से तो ये बिल्कुल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बन गया। दूसरा जो है ऑफ कोर्स अगर हम प्रॉपर्ली सॉल्व करना चाहें तो उसके लिए वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है और कुछ नहीं है। ये हो जाएगा sin raised to power 4 प्लस cos raised to power 4/4। दिस इज़ ए प्रॉपर मेथड जो ऑफ कोर्स एग्जाम में हम करेंगे नहीं। sin raised to power 6 प्लस cos raised to power 6/6। sin raised to power 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर/6 माइनस इसको क्यूब बना लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर/6। तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर/3 माइनस, सॉरी ये 4 था, 1/4, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर/2 माइनस 1/6 माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1/4 माइनस 1/6 विच इज 1/12। तो इसलिए आंसर कितना हो गया हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट f(r)(r) बी डिफाइंड एज ए फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x/1 प्लस x², देन द रेंज ऑफ f इज। तो देखो कई सारे तरीके हैं। मेथड 1 में x/1 प्लस x² देख के मेरे को कौन सा फॉर्मूला याद आएगा? अगर मैं x की जगह tan थीटा रख दूँ मान लिया, तो f(x) आ जाएगा tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया sin 2θ का फॉर्मूला। तो हाफ sin 2θ, sin 2θ -1 से 1 तक जाएगा, तो ये -½ से हाफ तक जाएगा। अब -½ से हाफ तक ए ऑप्शन है। एक तरीका ये हो गया क्वेश्चन करने का,
मेथड 2, दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, देखो एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, अगर x 0 है तो y 0 आ गया, ठीक है। अगर x 0 नहीं है तो मैंने क्या किया, x को नीचे ले गया, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स ये आ गया। अब देखो x प्लस 1 ओवर एक्स मेरे को पता है माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक जाता है, तो जो उसका रेसिप्रोकल है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा -12 से 0 यूनियन 0 से हाफ। तो इसकी वैल्यू का मतलब क्या है, यही रेंज हो गया। तो यहाँ से रेंज में क्या आया 0 और यहाँ से रेंज में क्या आया ये, तो दोनों को मिला के रेंज में क्या आएगा फाइनली, इसने बोला कि 0 आएगा, इसने 0 निकाल रखा है, तो -12 से हाफ पूरा ही आ गया, 0 भी आ जाएगा अगर मैं x बराबर 0 रखूँगा और बाकी ये आएगा। अच्छा x बराबर 0 हमने चेक ही क्यों किया, क्योंकि हम x को नीचे ले जाना चाहते हैं। अब अगर तुम x को नीचे ले जाना चाहते हो तो क्या बोलते हैं, x बराबर 0 को पहले हम अलग से चेक करेंगे क्योंकि डोमेन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मेथड 3 भी तुम अपने आप कर सकते हो कि y बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0, जैसे हम क्वाड्रेटिक में करते हैं वैसे वाला। अब d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस हाफ से हाफ। तो कैसे भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, आंसर ऑफ कोर्स फाइनली ए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एक्स एंड इट इज रिटन एज f1x प्लस f2x, जहाँ पे f1x इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है। तो जो हमने थ्योरी में बताया था कि किसी भी फंक्शन को एज ए सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन लिख सकते हैं यूनिकली, और इवन फंक्शन हो जाएगा हाफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो दैट इज हाफ ऑफ ए रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर माइनस एक्स। ये तो हमारा f1x हो जाएगा, और जो ऑड फंक्शन हो जाएगा वो बीच में माइनस आ जाएगा, ये हमारा ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसने बोला है कि f1x प्लस वाई प्लस f1x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, तो वो आ जाएगा हाफ ऑफ ए रेज टू पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस हाफ ऑफ ए रेज टू पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए रेज टू पावर वाई माइनस एक्स। ये माइनस एक्स माइनस वाई ऐसे हो जाएगा। एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रख दिया तो यहाँ माइनस एक्स माइनस वाई हो गया, और एक्स माइनस वाई की जगह एक्स माइनस वाई, और यहाँ वाई माइनस एक्स हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो इस पूरे को अगर मैंने हाफ कॉमन ले लिया तो ये तो बेसिकली ऐसे आ जाएगा, ए रेज टू पावर एक्स इंटू ए रेज टू पावर वाई प्लस ए रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू ए रेज टू पावर माइनस वाई प्लस ए रेज टू पावर एक्स इंटू ए रेज टू पावर माइनस वाई प्लस ए रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू ए रेज टू पावर वाई। अब देखो इन दोनों से ए रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, इन दोनों से ए रेज टू पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो हाफ ऑफ ए रेज टू पावर एक्स कॉमन ले लिया तो ए रेज टू पावर वाई प्लस ये हो गया, और माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो भी यही हो गया। सो दैट इज हाफ ऑफ ए रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू ए रेज टू पावर वाई प्लस ए रेज टू पावर माइनस वाई। दिस इज नथिंग बट हाफ को दोनों के अंदर कर दिया, तो 2 इंटू ए रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 2 एंड ए रेज टू पावर वाई प्लस ए रेज टू पावर माइनस वाई बाई 2। तो दिस इज ट्वाइस ऑफ f1x इंटू f1y, तो मतलब आंसर हमारा बी हो गया, ये हो गया।
यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी इन्वॉल्व था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट f इज ए फंक्शन जिसमें r -1 और 1 को हटा दिया टू a डिफाइंड एज दिस f(x) इज इक्वल टू x² / 1 - x²। ये डोमेन हो गया। -1 और 1 को इसलिए हटाया ताकि ये डिफाइंड है। अब इसका रेंज पूछा है। सब्जेक्टिव होने का मतलब क्या है कि रेंज निकालना है, वही हमारा a हो जाएगा। रेंज निकालने के लिए अगर ऊपर नीचे सेम फंक्शन है, जैसे यहाँ पे भी x², यहाँ पे भी x² है, तो एक ऑब्वियस स्टेप क्या होता है हमारा मैनिपुलेशन में कि न्यूमरेटर को हटा दो। तो हमने न्यूमरेटर को ऐसे लिख लिया, सेपरेट कर दिया 1/1 - x² - 1 ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखो x² का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा। वैसे तो x² 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, बट इसमें +-1 नहीं आएगा, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं 0 से लेके 1 तक जाएगा और 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। तो -x² कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसको नेगेटिव कर लिया, -∞ से -1 यूनियन -1 से 0। फिर इसमें एक जोड़ लिया तो 1 - x² -∞ से 0 यूनियन 0 से 1। इसका रेसिप्रोकल ले लें तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये नेगेटिव है पूरा, -∞ से 0 ही होगा, यूनियन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी, और इसमें से एक घटा दें तो ये -∞ से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी ये आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि -1 से 0 वाला इंटरवल नहीं आएगा, तो r -1 से 0 ये वाला इंटरवल नहीं आएगा, तो विच इज़ ए ऑप्शन। ठीक है, सिंपल मैनिपुलेशन से रेंज निकाला है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स मेथड 2 वही है कि y बराबर ऐसे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए इतना स्टेप लिखा, अगर तुम्हें प्रैक्टिस है तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, काफ़ी कुछ ओरली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) हमें दे रखा है e⁻x - x, gx हमें दे रखा है x² - x, देन the set of all x where the function hx which is f of gx is increasing। तो f of gx का मतलब क्या है, e⁻gx - gx। ये इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि h' पॉजिटिव होना चाहिए। अब h' हो जाएगा e⁻g g' मस्ट बी पॉजिटिव या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब इसमें से g' कॉमन आ जाएगा, e⁻g - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब e⁻g क्या है वैसे, x² - x, तो g' हो गया 2x - 1, तो हो गया 2x - 1 एंड e⁻x² - x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये वाला टर्म 0 कब होगा, जब x² - x 0 हो जाए, तो e⁻0 1 हो जाएगा, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर x² - x 0 से बड़ा हुआ, मतलब अगर ये पॉजिटिव हुआ, तो ये पूरा भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये 1 से बड़ा हो जाएगा। और x² - x अगर नेगेटिव हुआ तो ये पूरा भी नेगेटिव हो जाएगा। और मेरे को तो केवल साइन से मतलब है, कौन कहाँ लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब क्या है, इस टर्म का साइन एंड x² - x का साइन सेम है। जब ये 0 हुआ तभी ये पूरा 0 हुआ, जब ये पॉजिटिव हुआ तभी ये पूरा पॉजिटिव हुआ, जब ये नेगेटिव हुआ तभी ये पूरा नेगेटिव हुआ। अगर ये मेरे को समझ में आए तो हम इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो साइन से मतलब बस ये देखना है पॉजिटिव कहाँ है नेगेटिव कहाँ है। तो ये तो हो जाएगा x - 1 x - ½ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 0 ½ 1 प्लस माइनस, तो 0 से लेके हाफ तक यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक इसमें इंक्रीज करेगा।
तो 0 से लेके हाफ तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ए आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एफ ऑफ एक्स हो गया रूट एक्स, जी एक्स हो गया टेन एक्स एंड एच एक्स हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर एक आता है फाइव एक्स विच इज एच ऑफ एफ ऑफ जी एक्स विच इज एच ऑफ समथिंग इज एच ऑफ एक्स कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको स्क्वायर करके 1 में से घटा दिया, तो 1 माइनस एफ ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर लिख दो और 1 प्लस एफ ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर लिख दो। इसका मतलब ये है। अब एफ ऑफ जी एक्स क्या है, एफ का मतलब क्या है, रूट के अंदर जो भी लिखा है वो लिख दो। तो अगर एफ का अंदर जी एक्स लिखा है तो रूट के अंदर जी एक्स लिख दो, टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब ये हमारा tan 45 माइनस एक्स वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा 5x हो गया। अब हमें चाहिए क्या, 5 π/3, तो दैट विल बी इक्वल्स टू tan π/4 माइनस π/3, ये हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये हो गया -10 π/12। तो -10 π/12 मतलब पाई में से घटा के इसको लिख सकते हैं tan 11 π/12। तो tan 11 π/12 ए आंसर हो गया। तो सिंपली ये आंसर, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्पोजिट फंक्शन का मिला जुला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी वैल्यू पूछिए -1/3 प्लस -1 माइनस 1/100 प्लस -1/3 माइनस 2/100 प्लस एंड सो ऑन प्लस -1/3 माइनस 99/100। ठीक है, तो देखो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n प्लस एंड सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n माइनस 1/n। ठीक है, तो उसको ऐसे बोलते हैं 0/n 1/n 2/n, ऐसे करके टोटल n टर्म्स लिखे हुए हैं। यह आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, यह आ जाएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। तो मतलब x में हमने अगर 1/n 2/n जोड़ा तो यह आ जाएगा। अब इसमें तो देखो ये तो 1/n 2/n ये तो है, बट ये तो माइनस के साथ है, तो इसमें तो एक घटा रहे हैं तो कुछ भी नहीं, उल्टा सोच लिया मैंने, इसको x ले लिया पूरा, तो उल्टा जाने पे 1/n 2/n और 3/n ये जोड़ रहे हैं। तो सेम फॉर्मूले से, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो -1/100 हमने सब्ट्रैक्ट किया है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो हमने 1/100 ऐड किया है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो हम 1/100 लगातार घटाते जा रहे हैं, उल्टे डायरेक्शन में जाएं तो 1/100 हम लगातार ऐड करते जा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला तो हो जाएगा n टाइम्स x। तो n का वैल्यू हो गया 100 और x का वैल्यू हो गया -1/3 माइनस 99/100। ठीक है, तो दिस इज -100/3 माइनस 99। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो, -99 इंटीजर है उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी -33 और आ जाएगा, उसको भी बाहर निकाल सकते हैं, प्लस -1/3 ये बचा, ये -1 हो गया, तो -99 -33 -1 मतलब -133 आया। अब -133 क्या है, सी ऑप्शन है। तो बस वही आंसर हो गई। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ एक फॉर्मूला। अदरवाइज हम डायरेक्टली वैल्यूज़ भी देख सकते हैं, जैसे -133 का मतलब क्या है कि देखो यहाँ से वैल्यू तो -1 आती रहेगी,
फिर किसी एक टर्म के बाद -2 भी आनी चालू हो जाएगी। सही है, जैसे ये -1/3 है, जब इसमें -2/3 से छोटा नंबर ऐड होगा तब ये -1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रल -2 हो जाएगा। तो ये -1 -1 माइनस, फिर कुछ टर्म्स के लिए -2 वैसे भी करके जोड़ सकते हैं तो भी आंसर ये आ जाएगा। थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, अगर हमें ये फॉर्मूला याद है एक लाइन में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोमेन ऑफ ये। अब देखो मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x होता है। अगर ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो इक्वल्स टू x नहीं चलेगा, हमें मॉड x ग्रेटर देन x ही चाहिए। तो मतलब हमने क्या बोला, इसको डिफाइन करने के लिए मॉड x से बड़ा होना चाहिए। तो जहाँ पे भी मॉड लगाएं वहाँ पे हम क्या सोचेंगे, या तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा। अगर x जीरो होगा नहीं चलेगा, अगर x पॉजिटिव होगा नहीं चलेगा, अगर x नेगेटिव होगा, ठीक, कुछ भी, जैसे -3.7, तो ये तो 3.7 हो जाएगा, ये -3.7 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब x नेगेटिव रियल होना चाहिए, मतलब -∞ से 0 तक होना चाहिए। तो B विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनीशन ऑफ log 10 1 - x प्लस x + 2। तो अगर हमें f + g का डोमेन निकालना है तो दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लेना है। इसके लिए जो भी रूट के अंदर आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा -2 से ∞। इसमें दो टर्म है, एक तो टर्म डिनोमिनेटर में है तो उसकी वजह से log 10 1 - x 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा log की वजह से जो भी उसके अंदर लिखा है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा x < 1, और यहाँ से log 1 0 होता है। ये 1 कब होगा, जब x 0 होगा। तो x 0 नहीं होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, और इसने बोला इतना, तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 0 से 1। तो -2 से 1 और बीच में से 0 निकाल दिया तो C आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ द फंक्शन cosec स्क्वायर 3x प्लस cot 4x। अगर ये cosec स्क्वायर लिखा है, ये ठीक है, मतलब चलो पूरा लिख देते हैं। cosec स्क्वायर, इसको 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर का पीरियड कितना होता है, पाई, और 3x हो गया तो π/3, और 10x का पीरियड कितना होता है, पाई और π/4। तो इन दोनों का एलसीएम, तो वो होता है न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो पाई मतलब डी ऑप्शन, पाई के बाद रिपीट होगा वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट f(x) बराबर e⁻mod x माइनस e⁻x अपॉन e⁻x प्लस e⁻x, ये दे रखा है, और R में डिफाइन है, 1 1 × 1 2 की बात चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तब तो ये हो गया e⁻x e⁻x प्लस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर ऊपर नीचे सेम वेरिएबल आया तो हमने क्या बोला था कि न्यूमरेटर को हटा दो, तो +1 - 2 अपॉन e⁻2x + 1, सेपरेट किया तो 2 e⁻2x + 1 ये आ गया। माइंड यू ये सब कहाँ चल रहा है, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो e⁻2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 1 से ∞ तक। तो e⁻2x + 1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 2 से ∞ तक। तो इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से लेके हाफ तक। फिर -2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, -1 से 0 तक। फिर एक जोड़ा e⁻2x + 1, तो 0 से 1 ओपन तक जाएगा। तो अगर x पॉजिटिव है तो इतना रेंज आया, अगर x नेगेटिव है तो ये आ जाएगा f(x) बराबर e⁻⁻x
विच इज़ 0। ठीक है, तो देखो दोनों को मिला के रेंज क्या आया, रेंज तो आया 0 क्लोज्ड से 1, तो रेंज मतलब इसका सबसेट हो गया, तो फंक्शन हो गया इनटू। दूसरा, x की नेगेटिव वैल्यू के लिए चाहे वो -5 हो चाहे वो -7 हो, चाहे वो -5 हो चाहे -7 हो, वैल्यू 0 ही आया। तो दो डिफरेंट जगह पे अगर y का वैल्यू सेम आ गया तो ये हो गया मैनी वन, तो इनटू एंड मैनी वन हो गया, मतलब नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो डी आंसर हो गया सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, ठीक है, एंड fx बराबर 2x प्लस साइन एक्स। अब देखो इसका रेंज लिखने के लिए तो मेरे को कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से 1 तक, और ये 2x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -∞ से +∞ तक। अब -∞ से +∞ तक अगर मैंने कोई नंबर जोड़ा -1 से 1 तक, प्लस दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो कहीं कोई ब्रेक नहीं आएगा, तो रेंज तो इसका ऐसे ही आर हो जाएगा। मैं कुछ -1 से 1 तक का नंबर इसका कुछ बिगाड़ थोड़ा ना लेगा। जब ये इन्फिनिटी को जा रहा होगा तो साइन एक्स कितना भी उछल कूद मचा ले, पूरा वैल्यू इन्फिनिटी को ही जाएगा, क्योंकि ये तो केवल +-1 के बीच में होगा। तो ये आर होने से मतलब फंक्शन ऑन टू हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। फिर 1 1 के लिए अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो ये 2 + cos x हो गया, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, दिस ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। तो f क्या होगा, इंक्रीजिंग है प्लस कॉन्टीन्यूस है, तो अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है लगातार ऐसे ऊपर जा रहा है तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, वैल्यू लगातार बढ़ता ही चला जाएगा, तो उसका मतलब क्या है 1 1। तो ये फंक्शन तो 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही हो गया, 1 1 एंड ऑन टू मतलब ए आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 4, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर 6, ठीक है, देन द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। 1 1 फंक्शन मतलब एक ही पे जाना चाहिए, मतलब रेंज में एग्जैक्टली 4 एलिमेंट आने चाहिए। तो कौन से 4, 64, फिर इधर 4 एलिमेंट आ गए, इधर 4 एलिमेंट आ गए, एक एक को हमें मैप कराना है तो 4 फैक्टोरियल तरीके से मैप करा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 5 2 4 फैक्टोरियल मतलब 24, ठीक है, तो 2 से ये हो जाएगा 12, 360 मतलब बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी सी बी द सेट्स सच दैट A इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ C। चलो ठीक है, ये भी बना लेते हैं। मान लिया ये A है और ये B है, और जो इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये C का सबसेट है, मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है ये C के अंदर पूरा आना चाहिए। तो मान लिया मैंने C ऐसे है, तो ये पूरा इसके अंदर आ गया, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आ गया a माइनस सी अगर, ये ठीक है, ए ऑप्शन क्या है, a माइनस सी अगर b का सबसेट है, दिस एम्प्लाइज a b का सबसेट है। a माइनस सी का मतलब क्या है कि a में से मैंने c को घटा दिया, अगर वो b का सबसेट है, ठीक है। तो अगर मैं मान लिया a और c को बराबर कर दूं, अगर a और c को मैं बराबर कर दूं तो a माइनस सी 5 हो जाएगा। 5 b का सबसेट है, हाँ है, तो फिर क्या a b का सबसेट हो गया, नहीं हुआ। अगर ये इसी डायग्राम में अगर c को मैं a के बराबर कर दूं, ठीक है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। b पार्ट में क्या लिखा है, a माइनस बी, मतलब a में से b घटा दिया, अगर वो c का सबसेट है तो a में से b घटा दिया, मतलब ये वाला पोर्शन आ गया। अगर वो C का सबसेट है, मतलब वो C के अंदर है, तो C इस पूरे को इंक्लूड करेगा, तो A C का सबसेट है, हाँ, तो B ऑप्शन करेक्ट है। B ऑप्शन में जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो करेक्ट है। इसने लिखा है C यूनियन A इंटरसेक्शन C यूनियन B,
अगर देखो ये यूनियन यूनियन है तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं C यूनियन A इंटरसेक्शन B, ऐसे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन B तो C का सबसेट है, तो अगर सबसेट का यूनियन लिया तो वो तो C के बराबर आ जाएगा, मतलब ये भी सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। डी पार्ट में उसने बोला कि B इंटरसेक्शन C इज़ नॉट फाई, तो ऑफ कोर्स अगर ये वाला पोर्शन फाई नहीं है तो ये B के अंदर भी है, C के अंदर भी है, तो ये कॉमन पोर्शन तो कम से कम आएगा ही आएगा। तो डी भी सही लिखा है, उसका मतलब क्या, केवल ए ही गलत स्टेटमेंट है और इसने यही बोला है कि विच वन इज नॉट ट्रू, तो आंसर क्या हो गया, ए इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट आर एक सेट है जिसके अंदर एक्स और वाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 8 इज ए रिलेशन। ठीक है, एक रिलेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 8 होना चाहिए। एक्स और वाई दोनों इंटीजर्स हैं ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड। ठीक है, देन द डोमेन ऑफ आर इनवर्स, अगर देखो आर ये है तो आर इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, जो आर का रेंज हो जाएगा। ठीक है, आर के रेंज का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो अब तुम निकालो कि इसको सेटिस्फाई करने वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 8 को सेटिस्फाई करने वाला कितना इंटीजर है, क्योंकि x और y दोनों इंटीजर है। अब तुम देखो y की वैल्यू 0 चलेगी, हाँ 1 चलेगी, अगर y पे स्क्वायर है और x पे स्क्वायर है तो अगर अल्फा चलेगा तो माइनस अल्फा तो अपने आप ही चल जाएगा। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू 1 चलेगी, हाँ अगर मैंने 1 रख दिया तो ये 3 हो गया, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 5 हो गया, तो वहाँ से x की कोई वैल्यू आएगी, हाँ बहुत सारी वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस मेरे को तो ये देखना है कि ये चलेगा, हाँ अगर ये चल गया तो -1 अपने आप चलेगा। ठीक है, क्योंकि सिमिट्री से स्क्वायर है। 2 रखा तो 2 दूनी 4 इंटू 3 12, तो अगर यही 12 हो गया, उसमें कुछ और जोड़ा तो वो 8 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो इसके आगे कुछ भी नहीं चलेगा, मतलब y की केवल ये 3 वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो उसका मतलब क्या है, 2 ऑप्शन इज करेक्ट, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a के अंदर m जैसी सारी वैल्यूज़ हैं सच दैट कि एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस एम प्लस 4 हैज़ बोथ द रूट्स आर रियल, तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4m माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, m माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, तो m माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू -4 और m माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो m लेस देन इक्वल्स टू -3 और m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। एक तो ये आ गया, चलो एंड b बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, तो a तो कितना हो गया, -∞ से -3 यूनियन 5 से इंफिनिटी, एंड b कितना हो गया, -3 क्लोज्ड से 5 ओपन। अब क्वेश्चन देखते हैं, तो फर्स्ट पार्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये देखना है, a माइनस बी, a में से b को घटाया, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है दैट इज ओनली -3, तो अगर a माइनस बी घटाया तो दैट विल बी -∞ से -3 यूनियन 5 से इंफिनिटी, तो यही गलत स्टेटमेंट है क्योंकि 5 पे क्लोज आएगा और यहाँ पे इसने ओपन लगा रखा है। a इंटरसेक्शन b -3 हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कॉमन -3 है, ये स्टेटमेंट सही है। b माइनस a, हाँ -3 कॉमन है तो ये हटाएंगे तो ये भी सही है। a यूनियन b r हो जाएगा, ये भी सही है। तो मतलब जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज़ फर्स्ट, तो वही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट R1 एंड R2 बी द टू रिलेशंस डिफाइंड एज फॉलोज। R1 में क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रैशनल नंबर होना चाहिए, और R2 में क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
देन क्यू इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ठीक है। ट्रांजिटिव, केवल ट्रांजिटिव के बारे में बात चल रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें काउंटर एग्जांपल लेके दिखाना पड़ेगा। तो अगर R1 ट्रांजिटिव है तो उसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर मस्ट इम्प्लाई दैट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ए रैशनल नंबर। तो देखो ये तो ऐसी बात गलत हो जाएगा। अगर मान लिया ये दोनों नंबर मिलके रैशनल हो पा रहा है, ठीक है, जैसे मान लिया ए को मैंने ले लिया कुछ भी 1+√2 और बी को ले लिया 1-√2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इनको स्क्वायर करके सम किया तो हो जाएगा 6, ठीक है। अब मान लिया मैं सी को भी ए के बराबर ले लूँ, ठीक है, तो बीच में से अगर हम बी स्क्वायर निकाल दें तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर जो है वो रैशनल नहीं होगा, वो रैशनल नहीं होगा। तो इसलिए R1 तो ट्रांजिटिव नहीं है। अब R2 में उसने क्या बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रैशनल नहीं है, ये ठीक है। इसने बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट रैशनल एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ नॉट रैशनल, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल नॉट बी रैशनल। ये दोनों मिलके इसको इम्प्लाई करना चाहिए, ये भी गलत है। मान लिया इसका वैल्यू 1 हो गया और बी का वैल्यू मान लिया 3⁻1/3 है, मान लिया, तो ना तो ये रैशनल होगा, सी का वैल्यू भी मान लिया 2 हो गया, तो ये भी रैशनल नहीं होगा। बट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो रैशनल हो जाएगा, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। तो मतलब कोई भी ट्रांजिटिव नहीं है, नाइदर R1 नॉर R2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए, कैपिटल ए के अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, ठीक है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट सी, ये ठीक है, विच इज एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो मतलब नंबर ऑफ फंक्शंस की बात कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट, और एलिमेंट इज ए फंक्शन, तो कितने फंक्शंस हो जाएंगे, सच दैट 2 बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, ये ठीक है। इसका मतलब क्या है, 2 मस्ट बी एलिमेंट ऑफ रेंज, एक तो ये हो गया, एंड एफ इज नॉट 1 1, एंड एफ इज नॉट 1 1, ठीक है। देखो इसका एक तरीका तो ये हो गया, मान लिया मेथड 1, हम सीधा सीधा ही गिन लें। मेरे को चाहिए कि 1 1 नहीं होना चाहिए और जो 2 है वो रेंज में आना चाहिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेंज में, ये ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज या तो 1 होगा या 2 होगा, ये ठीक है, 3 हो ही नहीं सकता। अगर 1 होगा तो वो एलिमेंट 2 ही होना चाहिए, क्योंकि उसने क्या बोला कि रेंज में 2 तो आने चाहिए। तो ऐसे कितने फंक्शंस आ जाएंगे, 1, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आ जाएंगे, 1। अगर एलिमेंट 2 हैं रेंज में, तो कौन से 2, एक तो 2 होना ही चाहिए और एक इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो कितने ऑप्शंस हो गए, 3, मतलब एक कोई भी और एलिमेंट लेने के 3 ऑप्शंस हो गए। अब मान लिया हमने ये लिया और ये लिया, तो कितने फंक्शंस बन जाएंगे, ए के पास 2 ऑप्शन, बी के पास 2 ऑप्शन, सी के पास 2 ऑप्शन, तो ये बन जाएंगे 2 × 2 × 2। ये बेसिकली पीएनसी का क्वेश्चन हो गया। 8 -2 -2 क्यों, अगर ए बी सी तीनों का इमेज 2 आ जाए या ए बी सी तीनों का इमेज 3 आ जाए, वो हटाना है मेरे को। तो 8 में से 2 गया 6, 18 और 1 19, तो आंसर कितना आ गया, 19। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या हो गया, ये ठीक है, मेथड 2। हमें रेंज में 2 चाहिए, ठीक है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस वो घटा दिए जिसमें 2 नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना हो गया, ए के पास 4 ऑप्शन, बी के पास 4 ऑप्शन, सी के पास 4 ऑप्शन, तो 4³ माइनस जिसमें 2 रेंज में आएगा ही नहीं, मतलब इसके अंदर वो सारे फंक्शंस आ गए जिसमें 2 रेंज में आएगा और 2 रेंज में नहीं आएगा। अब उसमें से हमने वो हटा दिया जिसमें 2 रेंज में नहीं आया, तो 2 को हटा के 3 ऑप्शंस बचे, तो 3³, ठीक है। तो ऐसा करने से ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि 2 रेंज में आएगा।
अब हमें वो हटाने हैं कि फंक्शन 1 1 नहीं है, ये ठीक है। तो मतलब अब इनमें से मेरे को वो फंक्शन हटाने हैं जिसमें से फंक्शन 1 1 हो जाए। अगर फंक्शन 1 1 हो जाए तो 1 2 तो आ ही रहा होगा और 2 एलिमेंट और आ रहे होंगे। तो कौन से 2? 3C2, ठीक है। अब मान लिया ये और ये हो गए, इधर 3 एलिमेंट को इन 3 एलिमेंटों पे परम्यूट कराना है। तो ये कितना हो जाएगा? 64 माइनस 27 माइनस 3 इंटू 18, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 45। 65 होता तो 20, 45 है तो 19। ये आंसर हो गया। ये इसी करने का दूसरा तरीका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए हैज़ m एलिमेंट, ठीक है। ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं और b के अंदर n एलिमेंट्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2m, इज 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b। ये हो गया, ठीक है। अब दिस इज इक्वल्स टू 2n को कॉमन निकालें तो 2m माइनस n, ये ठीक है। अब m और n ऑफ कोर्स इंटीजर होगा तो ये भी इंटीजर्स होगा, तो इसको हमने इसी फॉर्मेट में लिख लिया, ठीक है। अगर इसमें से मैंने क्या निकाला, ये हो जाएगा 16 इंटू 7, तो 16 मतलब 2⁴ और 7 मतलब 2³ माइनस 1। तो यहाँ से तो ये 2 का मल्टीपल यहाँ से आ ही नहीं सकता कि 2 के मल्टीपल में से 1 घटा दिया, और ये 2 का मल्टीपल है या 2 की सारी पावर ये है। तो इससे कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स n बराबर 4 आना चाहिए एंड m माइनस n बराबर 3 आना चाहिए। तो जोड़ेंगे तो m बराबर 7 आ गया, तो यहाँ से m इंटू n बराबर 28 आ गया। तो आंसर कितना हो गया? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने बोला कि हमने सेट्स को ऐड किया x1 यूनियन x2 यूनियन ऐसे करके यूनियन x50, वो एक सेट t के बराबर हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही y1 यूनियन y2 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन yn, वो भी t के बराबर हो गया। वेयर ईच ऑफ xi कंटेन्स 10 एलिमेंट्स, ठीक है, एंड ईच ऑफ yi कंटेन 5 एलिमेंट, ये भी ठीक है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट t इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ द सेट्स ऑफ xi, ये ठीक है। मान लिया इसके अंदर n एलिमेंट है, ठीक है। अब इसका एलिमेंट 1 उठाया, वो 20 जगह प्रेजेंट है। एलिमेंट 2 उठाया, वो फिर 20 जगह प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसके एलिमेंट इसकी तरफ से गिनूँ कि पहला एलिमेंट उठा के 20 जगह रख दिया, फिर दूसरा एलिमेंट उठा के 20 जगह रख दिया, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए? 20n। यहाँ पे पहले के अंदर 10 एलिमेंट, फिर 10 एलिमेंट, फिर 10 एलिमेंट, तो वो कितने हो जाएंगे? 50 इंटू 10। तो 0 से 0 गया, 2 से 5 गया, तो n बराबर कितना हो गया? 25। तो इसके अंदर 25 एलिमेंट है। अब इसमें भी ऐसे देख लो, इसके अंदर 25 एलिमेंट है और हर एलिमेंट 6 बार यूज़ होगा यहाँ पे, और इसके अंदर अच्छा n तो हमने यूज़ कर लिया, तो ये मान लिया m है, n तो यहाँ पे दिस इज़ 5 इंटू n, तो 5, n बराबर कितना हो गया? 30। मतलब हमने क्या गिना है कि इसके अंदर 5 एलिमेंट 5 एलिमेंट 5 एलिमेंट ऐसे करके टोटल कितने एलिमेंट आ गए, और इसके अंदर जो एक एलिमेंट उठाया वो उसने बोला कि एग्जैक्टली 6 जगह प्रेजेंट है, तो दोनों के सम को बराबर किया है बस। तो n 30 का मतलब क्या है? 4th ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f(x) इज इक्वल्स टू x³ माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन f ऑफ x बराबर 0। डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस, तो पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि f(x) के कितने सॉल्यूशन हैं। तो अगर मैं f(x) को डिफरेंशिएट कर दूं तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3 कॉमन ले लें तो x माइनस 1 x प्लस 1, ये मैक्सिमम मिनिमम आ गया। तो जो ग्राफ है वो बेसिकली
ऐसे बनेगा ये, ठीक है। एक मैक्सिमा 1 पे आ जाएगा और एक ये -1 पे आ जाएगा। अब हमने वैल्यू देखी, यहाँ से f ऑफ 1 कितना हो जाएगा -1, f ऑफ -1 कितना हो जाएगा 1। हाँ ये तो हमने क्या गड़बड़ किया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये बेसिकली ऐसे बनेगा, जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो y इन्फिनिटी को जाना चाहिए, ऐसे बनेगा। तो -1 पे वैल्यू 1 है और नहीं -1 पे वैल्यू 3 है, ये 3 है, ये वाला वैल्यू -1 पे 3 है और 0 पे वैल्यू 1 है, ठीक है। ये हो गया y एक्सिस, ये वैल्यू हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये वैल्यू हो गया -1, ऐसे हो गया। 2 पे वैल्यू 8, 6, 2 पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी कुछ, और -1 पे वैल्यू सॉरी -1 पे वैल्यू नहीं, -2 पे वैल्यू -8, हाँ तो -2 कुछ इधर होगा, -2 पे वैल्यू बस नेगेटिव है, मेरे को ये पता है। तो बेसिकली हमारे पास 3 रियल रूट हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, जिसमें अल्फ़ा -2 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, बीटा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, गामा 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर इसका रूट अल्फ़ा है तो f के आर्ग्यूमेंट में जब अल्फ़ा आएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इस x की जगह अगर हम अल्फ़ा, बीटा, गामा रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा या फिर ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो f ऑफ समथिंग 0 कब होगा, जब वो समथिंग अल्फ़ा, बीटा या गामा हो जाए। मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, एफ एक्स इज इक्वल टू बीटा और एफ एक्स इज इक्वल टू गामा हो जाए। तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, एक ही बात है। 3 क्यूबिक है तो टोटल कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे 9, बट मेरे को रियल सॉल्यूशन चाहिए। तो अब देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा इज ए नंबर बिटवीन -2 एंड -1, ठीक है। अगर -1 ये है तो -2 वाली लाइन तो ये आ जाएगी। तो अगर मैंने कोई भी एक लाइन ली अल्फ़ा -2 और -1 के बीच में, यहाँ पे मान लिया y बराबर अल्फ़ा, तो वो इसको एग्जैक्टली एक जगह कट करेगा। उसका मतलब क्या है कि इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे 1, एक रियल सोल्यूशन। फिर ऐसे ही हमने देख लिया कि एफ एक्स बराबर बीटा कितनी मतलब y बराबर एफ एक्स तो ये बना हुआ है, y बराबर बीटा इसको कितनी जगह कट कर रहा है। तो बीटा जो है वो 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में मतलब यहाँ कहीं एक लाइन आएगी y बराबर बीटा। तो एक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन। तो एफ एक्स बीटा कितनी जगह पे हो जाएगा 3, मतलब ये नंबर ऑफ सोल्यूशंस लिख रहे हैं। फिर गामा, गामा 1 और 2 के बीच में, 1 ये है, 3 ये है, तो 2 कहीं पे यहाँ पे होगा, तो गामा ये होगा y बराबर गामा। तो इसके भी 3 सोल्यूशन आएंगे, 1, 2 और 3। तो इसके भी नंबर सोल्यूशन कितने हो जाएंगे 3, तो 3 और 3 6 और 1 7 सोल्यूशन। अच्छा, ये जो हमारे इंटरवल्स हैं ये टोटली अलग अलग हैं, तो ये रूट इनमें से कोई रूट नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स ये रूट अलग है, ये रूट अलग है। तो 3 और 3 6 और 1 7, तो आंसर कितना हो गया 7 रियल सोल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट रियल सोल्यूशंस, तो वो हो जाएंगे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको मिला के हम लिख सकते हैं √2 साइन एक्स प्लस π/4, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने क्या किया, तीनों फंक्शन पीरियोडिक हैं और तीनों का पीरियड कितना है 2π। तो हम क्या कर सकते हैं 0 से 2π के बीच में रेंज निकाल दिया, और बिकॉज फंक्शन पीरियोडिक है सेम ही चीज़ बार बार रिपीट होगी, तो जो रेंज वहाँ पे आएगा वही रेंज बाकी सब जगह आएगा। तो बस मेरे को 0 से 2π के बीच में रेंज निकालना है, ठीक है। तो
ये हो गया π/2, ये हो गया 0, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा 2π। ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। ठीक है, तो मेरे को ये देखना है कि इनका वैल्यू कहाँ पे चेंज होगा। तो टर्म 1 का वैल्यू π/2 पे तो 1 हो जाएगा, 0 से π/2 के बीच में 0 रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म 1 मतलब ये पूरा मिला के। तो इसका वैल्यू या तो 0 आएगा या 1 आएगा, -1 आएगा। ठीक है, फिर टर्म 2 क्या होगा, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, फिर ये 2π, ये 0, ये हो गया π/2, ये पाई, ये 3π/2। तो इसके लिए भी क्रिटिकल पॉइंट यही है, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, जहाँ पे इसका वैल्यू चेंज होगा। अब तीसरा आ गया √2 sin x + π/4। तो √2 sin x + π/4 का मतलब क्या है कि sin x का ग्राफ बनाओ, π/4 से इधर शिफ्ट कर दो और ये वाला वैल्यू 1 आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा √2। ठीक है, तो अगर ऊपर तक गया है तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा -√2 और ये वैल्यू कहीं पे -1 आ रहा होगा। ये 0 है, π/4 है, π/2 है, ये 3π/4 है, ये पाई आ जाएगा। बिल्कुल, ये 5π/4 आ जाएगा। बिल्कुल, और ये 2π आ गया, ये 3π/2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 2π में से π/4 घटा दिया, 7π/4, ऐसे हो गया। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखा है 0, ये π/4, ये 2π/4, 3π/4, 4π/4, 5π/4, 6π/4, ऐसे लिख लेते हैं। तो 0, फिर आ गया π/4, 2π/4, 3π/4, 4π/4, 5π/4, 6π/4, 7π/4, प्रॉपर्ली लिख लेते हैं यहाँ पे 0, π/4, 2π/4, 3π/4, 4π/4, 5π/4, 6π/4, 7π/4 एंड 8π/4, ये वैल्यूज़ होगी। अब t1 की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 0 से लेके π/2 तक, ये मतलब हो गया हमारा π/2 और ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π। हाँ, तो 0 से लेके π/2 तक वैल्यू कितना रहेगा, 0 से π/2 तक 0 और π/2 पे वैल्यू जाके 1 हो गया। तो यहाँ 0 0 0 0, π/2 पे वैल्यू 1 हो गया, फिर 0 0, यहाँ पे 0 रहेगा और फिर यहाँ पे भी 0 रहेगा, -1 -1 -1 -1 -1 और ये वैल्यू फिर 0 हो जाएगा 2π पे, ऐसे आएगा t1 का वैल्यू। t2 का वैल्यू 0 पे इसका वैल्यू 1 आएगा और फिर π/2 तक 0 0 0 और π/2 पे भी 0, फिर उसके आगे -1 -1 -1 3π/2 तक, तो -1 -1 -1 -1,
3π/2 पे वैल्यू बेसिकली 0 आ जाएगा और फिर वो 0 0 0 यहाँ फिर 1 आ गया, ऐसे करके बेसिकली 2π को भी पिक्चर में से निकाल सकते हैं क्योंकि वो वही हो रहा है जो 0 पे हो रहा है। अब आ गया हमारा टर्म 3। टर्म 3 में 0 पे ये वैल्यू कितनी आ गई 1, फिर उसके आगे जो वैल्यू है वो हमेशा 1 रहेगा, कहाँ तक π/2 तक 1 ही रहेगा। तो ये वैल्यू 1 1 1 1 1 1 सॉरी π/2 तक 1 रहेगा, तो ये 2 1 एक्स्ट्रा हो गया। फिर π/2 से 3π/4 तक 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, बिल्कुल सही है। फिर 3π/4 से 4π/4 तक वैल्यू -1 रहेगा, तो ये -1 -1। फिर 3π/4 से 6π/4 तक -2 रहेगा, तो -2 -2 -2 6π/4 पे -1 हो जाएगा यहाँ, और फिर आगे -1 रहेगा, 7π/4 पे 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1, इतनी वैल्यूज़ आएंगी। तो अगर हम जोड़ें तो ये आ जाएगा 2 1 1 1 2 -1 -1 -2 -2 -3 सॉरी 2 और 2 4 -4 2 और 2 4 -4 -2 -2 -1 -1 2। तो देखो पॉजिटिव साइड पे 2 आया 1 आया, 2 आ गया 1 आ गया, ठीक है बिल्कुल। नेगेटिव साइड पे -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 the number of integers in the range of this सॉरी ये -3 आएगा नहीं, ये -4 आएगा। 2 और 2 4 2 और 2 4 2 और 2 4, तो -3 नहीं आएगा, -4 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आ जाएंगे 5। एंड आई होप कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। यही हमारा आंसर हो गया।